दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। इमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा चैप्टर 7 है, उसके अंतर्गत टॉपिक है पोल्यूशन है, जो प्रदूषण का चैप्टर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी जो प्रीलिम्स के एग्जाम होने वाले हैं 25 तारीख को, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो इसको आइए हम समझते हैं इस चैप्टर को और कैसे इसको हमें कवर करना है, किन स्टेप्स में कवर करना है। तो इस टॉपिक को सरल बनाने के लिए हमने इसको अलग अलग बुलेट्स में हमने इसको दोबारा डिवाइड किया है इसको हमने। तो पहला इसमें जो पार्ट है उसमें हम जानेंगे पोल्यूशन जो है, प्रदूषण इसमें होता क्या है, प्रदूषण किस प्रकार से फैलता है और इससे क्या क्या समस्याएं हमें आती हैं। तो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हम पोल्यूशन में यहाँ कवर करेंगे। सेकंड जो हमारा बुलेट है वो है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जो पोल्यूशन होता है या प्रदूषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किन किन आयामों में ये देखा जाता है और क्या क्या उससे नुकसान है। तो अलग अलग पोल्यूशन में हम देखेंगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि एयर में किस प्रकार से पोल्यूशन होता है, वाटर में कैसे होता है, नॉइज पोल्यूशन जो होता है ध्वनि, ज़्यादा ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो किस प्रकार से समस्याएं आती हैं, और रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं या रेडिएशन से क्या क्या समस्याएं आती हैं एनिमल में और प्लांट्स किंगडम में भी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड चैप्टर है सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि सॉइल में ही सारी क्रॉप्स की खेती होती है और ये जब हमारा पोल्यूट हो जाएगा तो बाकी समस्याएं बहुत तेजी से आएंगी। अब इसमें जो है थर्ड जो इसमें है बुलेट है वो है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। किस किस प्रकार के पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो कैसे जनरेट होते हैं, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये चीजें हम इस पे स्टडी करेंगे। फोर्थ जो हमारा इसमें है वो है टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो टर्मिनोलॉजीज में कौन कौन से शब्दावलियां इसमें इस्तेमाल होंगी इसमें, और जो वाटर पोल्यूशन होता है कैसे कहेंगे कि यहाँ वाटर पोल्यूशन है, उसमें COD हो गई, BOD हो गई, इसकी हम स्टडी करेंगे। और इसमें एक और पार्ट है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम जानेंगे कि कौन कौन से कुछ नए आयाम बने थे और कुछ अन्य शब्दावलियां जो रिलेटेड है भारत देश से और फॉरेन से भी, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। पोल्यूशन की बात करते हैं तो सिंपल इसकी जो डिफिनेशन है वो है एन अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर, सॉइल कंपोनेंट। इसको और सरल भाषा में यदि हम समझते हैं कि जो भी आपका पानी है, आपकी मिट्टी आपका है या एयर आपका हो गया, जो भी कंपोनेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स हमारे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का अनचाहे मतलब अनडिजायरेबल जो चेंजेस आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से आ रहा है, वो सारा जो है पोल्यूशन के अंतर्गत आता है। इसमें यदि बायोस्फीयर की बात करते हैं तो अर्थ, प्लैनेट और एटमॉस्फेयर के सारे कंपोनेंट जो आते हैं, इनमें किसी भी प्रकार के अवांछित जो परिवर्तन हो रहे हैं सारे वो पोल्यूशन की श्रेणी में, प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हानिकारक जो पदार्थ हो गए, जैसे गैस हो गया आपका, डस्ट हो गया, धूल के पार्टिकल हो गए, फॉग हो गया, इनकी मात्रा जब हमारे एयर में मिल करके उनके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में जब परिवर्तन कर देती है, तब उसको हम किस श्रेणी में रखा जाता है, उसको एयर पोल्यूशन के, वायु प्रदूषण के अंतर्गत उसको हम रखते हैं। तो वायु प्रदूषण की यदि बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट होते हैं, कौन कौन से प्रदूषक होते हैं जो उसमें बहुत कुछ समस्याएं पैदा करते हैं एयर में, और उनका इफेक्ट क्या होता है मनुष्य के जीवन में। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इसकी मात्रा आपके वायु में बढ़ती है तो आपको श्वसन संबंधी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम आपको आती है। जब वातावरण में या एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो एसिड रेन होती है। क्या होती है आपकी? एसिड रेन, मतलब अम्ल बारिश शुरू हो जाती है, जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसमें उनकी जब मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो कैंसर की समस्या आती है और श्वास संबंधी समस्याएं भी आती हैं। तो ये हम इसको ध्यान रखेंगे। एक चीज़ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो ओजोन में हमें छिद्र हो जाते हैं, ओजोन डिप्लीशन होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की बातें हैं कि जब CFC की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या प्रॉब्लम आती है, ओजोन डिप्लीशन आती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो क्या दिक्कत आती है, रिस्पिरेशन या रिस्पायरेटरी, श्वसन संबंधी समस्याएं आती हैं। या NO2 आपका हो गया या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो अम्ल वर्षा होती है। ये आपको याद रखना है। दूसरा है वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण की बात करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषण है, क्योंकि यदि आपके
खेत का या आपके तालाब का या कुएं का पानी आपका प्रदूषित यदि हो जाता है तो आपकी खेती में भी वही पानी आएगा, पीने में भी वही पानी आएगा, तो पूरे लाइफ साइकिल में हर जगह प्रदूषित पानी हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा आपको समस्याएं आएंगी। तो किसी भी प्रकार के जो प्रदूषक हैं यदि वो जल में घुल जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो सब प्रदूषण की श्रेणी में आता है। जल के बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जब वो चेंजिंग कर देते हैं तब वो क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूशन की श्रेणी में आता है। यदि जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन में अलग अलग एलिमेंट्स की मात्रा यदि बढ़ जाती है आपके पानी में तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं वो आपको जानना जरूरी है, जिससे क्वेश्चन आता है। क्योंकि वाटर पोल्यूशन में इतने हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि प्री के एग्जाम के लिए सिंपल क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, तो ध्यान दीजिए। जैसे फ्लोराइड की मात्रा यदि आपके पानी में बढ़ती है तो क्या दिक्कत आती है, नॉक नी सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें जो आपके घुटने जो होते हैं, घुटने एकदम जुड़ने लगते हैं, ये बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तो फ्लोराइड की मात्रा नहीं होनी चाहिए। फिर आपकी जो Hg है, हाइड्रोजिरम जो है Hg है, उसकी मात्रा, पारे की मात्रा यदि आपके पानी में बढ़ती है तो क्या होता है, आपका मिनी माता बीमारी आती है जिसमें ब्रेन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। यदि हम बात करते हैं CD की बात करते हैं तो इसमें इटाई एक बीमारी होती है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे आती है, ये जापान ओपान में काफ़ी फैलती है। फास्फोरस की मात्रा यदि बढ़ जाती है आपके वाटर में तो आपके दांत और जो बोन है, टीथ हैं और बोन है, हड्डियां हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। फिर आपकी नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी तो भी बहुत समस्याएं आपको आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ। अब वाटर पोल्यूशन में एक और नई चीज़ है इसमें जिसमें आपको जानना जरूरी है। एक अक्सर आप फैक्ट देखे होंगे, गंगा नदी जो है, गंगा नदी का पानी जब आप डिब्बों में या किसी चीज़ में भर के रख देते हैं तो 3 साल, 4 साल और 10 साल तक वो प्रदूषित नहीं होता है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है ये हम जानेंगे। तो गंगा नदी में एक वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। और ये क्या करता है कि जो भी बैक्टीरिया या अन्य उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती हैं पानी में, तो उन बैक्टीरियाज को, अन्य जीवों को ये बैक्टीरियोफेज वायरस पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। तो गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि नर्मदा नदी में भी थोड़ी बहुत मात्रा में ये पाए जाते हैं, लेकिन गंगा में सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। अब एक बात आपको जानना है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन जो है वो 1985 में किया गया था। ये गंगा नदी की साफ सफाई के लिए काम भी कर रहा है, उसके मैनेजमेंट के लिए। फिर एक है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, जो एक बॉडी बनी थी, ये 1974 में बनी थी। तो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड सारा जो काम है ये यही देखती है, उसके कंट्रोल के लिए। कोई कंपनियां किस प्रकार से वाटर रिलीज करेंगी, इम्प्योर वाटर रिलीज करेंगी पानी में, तो इसके लिए प्योरिफिकेशन उस पानी का जरूरी है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर एक वर्ड होता है ऑयल स्पाइलेज। क्या होता है कि जो समुद्री सतह होती है पानी की, उसमें तेल का एक प्रकार से ऊपरी सतह पे बहना जो है वो क्या कहलाता है, ऑयल स्पाइलेज कहलाता है। एक और विभाग बना था जल उपकर अभियान, जल उपकर अधिनियम भी उसको बोलते हैं। पहले अभियान चला था, उसी को उन्होंने आगे जल उपकर अधिनियम बना दिया था 1977 में। तो ये वाटर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं इनको ये देखता है। फिर एक भारत में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है राजेंद्र सिंह, इनको जल पुरुष कहा जाता है। वाटर कंजर्वेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। सबसे महत्वपूर्ण जो पोल्यूशन में एक चैप्टर है, टॉपिक है, वो है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन को हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड ये चैप्टर है, तो इससे प्रश्न अक्सर पूछ दिया करता है। तो क्या होता है कि सॉइल में मुख्य चीजें क्या होती हैं, पीएच होता है। पीएच आपका हो गया, पीएच में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कितनी मात्रा में है। 7 से ज्यादा होगा तो कौन सा पीएच होगा, एल्कलाइन होगा। 7 से कम होगा तो क्या होगा, वो एसिडिक पीएच होगा। और 7 के पास रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। ऐसे ही एक चीज होती है सॉइल में, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जो सॉइल की होती है, जिसमें जो आयंस होते हैं कि कैसे एक्सचेंज होते हैं प्लांट्स के साथ, इसकी भी मात्रा बहुत जरूरी होती है। इसकी एक यूनिट होती है इसको मेजरमेंट करने के लिए। जब हम अपने सॉइल में, जब हमारे उसमें हैवी मेटल्स जो होते हैं, हैवी मेटल्स हो गए या रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, वो जब हमारी सॉइल में ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाते हैं, या अन्य जो फिजिकल जैसे पॉलीथीन वगैरह, ये सब चीज़ें हमारी सॉइल में यदि पहुंच जाती हैं तो सॉइल को बुरी तरीके से वो प्रभावित करती हैं। तो सॉइल में के कौन कौन से गुणों में परिवर्तन होता है यदि ये पदार्थ जो पोल्यूटेंट होते हैं यदि सॉइल में डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। तो पहला देखिए आप, केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल की होती है तो उसको बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। पहला तो इसका पीएच को डिस्टर्ब करते हैं, सॉइल की पीएच को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इसके बाद सॉइल की होती है सीईसी,
कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है इसको बुरी तरीके से ये प्रभावित कर देते हैं। और इसके बाद ज़्यादातर सॉइल को वो क्या बना देते हैं, सैलाइन बना देते हैं। ऊसर मिट्टी भी इनके कारण बन जाती है। कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो लंबे समय तक डिस्ट्रॉय नहीं होते। जैसे डीडीटी की बात करें, डीडीटी एक केमिकल होता है। डीडीटी एक केमिकल होता है जो मच्छर को मारने के लिए सबसे पहले बनाया गया था, बाद में कीड़ों को खत्म करने के लिए। तो डीडीटी बहुत दिनों बाद सॉइल से ये नष्ट होता है, तो ये सॉइल की प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। सॉइल उपजाऊ हमारी नहीं रहती है। केमिकल जो सॉइल केमिस्ट्री होती है सॉइल की वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये आपका रहा केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजिंग आ जाती है। यदि हम बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की, जो सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी रहती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी, चाहे बैक्टीरिया हमारे हो गए या यूजफुल फंजाई हो गए या एक्टिनोमाइसिटीज हो गए, जो सॉइल को हमेशा जो भी न्यूट्रिएंट सॉइल में है उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इनको बुरी तरीके से हैवी मेटल्स जो होते हैं वो इनको खत्म कर देते हैं, उनकी एक्टिविटी को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। दूसरी, जो भी इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे, जो फायदेमंद इंसेक्ट होते हैं, तो इनको के बुरी तरीके से ये नष्ट कर देते हैं। दूसरी बात, जो हमारा अर्थवर्म होता है, जो केचुए होते हैं, सेंटीपेड्स होते हैं, हमारी सॉइल को जो फर्टाइल बनाते हैं, सेंटीपेड हो गए या मिलीपेड्स हो गए, ये कीट है, आप इसको देख सकते हैं ये कैसे होते हैं दिखने में। तो इन कि जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उनकी संख्या तो बढ़ती है, लेकिन जो हमारे फायदेमंद जो हमारे इंसेक्ट है या हमारे अर्थवर्म वगैरह हैं, इनकी संख्या को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, जिससे सॉइल फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये रहा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी में एक चीज होती है बल्क डेंसिटी। सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है इसको बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। जो पीडी होता है, पार्टिकल डेंसिटी होता है, पार्टिकल डेंसिटी को भी ये हैवी मेटल्स प्रभावित करते हैं। और तीसरे तरीके से यदि हम बात करते हैं तो सॉइल का टेक्सचर जो होता है, सॉइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर, ये दो चीजें होती हैं, इसको आप समझ सकते। सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल टेक्सचर में हमारा क्या होता है कि जो सैंड सिल्ट के हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, और सॉइल स्ट्रक्चर में जो एग्रीगेट्स हैं कैसी संरचना वो बना रहे हैं। तो इस प्रकार से देखें तो पूरी पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी को ये प्रभावित करते हैं। तो ये पूरा रहा सॉइल पोल्यूशन के बारे में। इस प्रकार से इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि डीडीटी का इफेक्ट क्या होता है, वो कैसे इफेक्ट करता है, बायोलॉजी को पूरी तरीके से इफेक्ट करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ जो है वो है नॉइज पोल्यूशन, जो ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण का मतलब क्या होता है कि ऐसी अवांछित आवाज जो मानव जीवन में किसी प्रकार से इरिटेशन पैदा कर दे, तो वो सारे जो चीजें हैं वो नॉइज ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। अवांछित जो भी शोर होता है वो सब ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो इसके कौन कौन से कारण होते हैं ध्वनि प्रदूषण के, इसको पहले हम जान ले। तो नेचुरल कॉजेज क्या, प्राकृतिक कारक क्या क्या हमारे होते हैं, जैसे बादल की गर्जना, जोर से बादल की गर्जना हो गई या जल का तीव्र प्रवाह हो गया, ये चीजें कभी कभी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो ये नेचुरल कॉजेज है इसका, नॉइज पोल्यूशन का, ध्वनि प्रदूषण का। डोमेस्टिक कॉजेज की हम बात करते हैं, आपस में लोग जब बहुत तेजी से झगड़ा करते हैं, जोर जोर आवाज में बोलते हैं, तो वो भी डोमेस्टिक कॉजेज में आता है। वोकेशनल कॉजेज में कहते हैं तो जो जेसीबी मशीन्स वगैरह रहती हैं या कहीं खुदाई चल रही है तो वोकेशनल कॉजेज में आ जाता है। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, ट्रेन का जोर से हॉर्न का बजना, ट्रैफिक आपका हो गया, या अन्य चीज़ें ट्रांसपोर्ट में जो चीज़ें जा रही हैं बहुत तेज से, कोई कोई लोग ज़बरदस्ती जोर जोर से साउंड बजाते हैं या आवाज़ करते हैं या हॉर्न मारते हैं, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट में आ गया। तो ये चीज़ें रही बेसिक क्या क्या कॉजेज होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। अब हम यहाँ बात करेंगे कि कितना डेसिबल का साउंड जो होता है किस एरिया के लिए परमिट की गई है, कौन से किसी क्षेत्र में आप जाते हैं तो कितना आवाज़ आप मचा सकते हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो यदि आप गांव की बात करते हैं तो 25 से 35 डेसिबल साउंड वहां के लिए निर्धारित है, इतना साउंड वहां लगभग होता है, ठीक है। यदि हम टाउन की बात करते हैं तो वहां साउंड कितना लगभग रहता है, 35 से 40 डेसिबल का रहता है। इसकी चूंकि यूनिट मेजरमेंट की क्या है, डेसिबल है। फिर इंडस्ट्री की बात करते हैं, वहां कितना साउंड रहता है, 50 से 60 डेसिबल रहता है। न्यायालय में 40 से 45 होता है।
होटल की बात यदि हम करते हैं तो 50 से 55 डेसिबल वहाँ का साउंड रहता है। यदि हम बात करते हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO है, उसने 45 डेसिबल जो साउंड है वो दिन का निर्धारित किया है और 35 जो है रात का निर्धारित किया है। तो ये चीज़ें हमें जानना जरूरी है। खासकर यही पूछेगा आपसे कि दिन का साउंड WHO ने क्या निर्धारित किया है और नाइट का क्या निर्धारित किया है। करते हैं जो रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर पोल्यूशन क्या क्या होता है। तो इसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो जैसे आपका हो गया यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, स्टेबाइन हो गया, रेडियम हो गया या एक्टेनियम, ये जो पदार्थ होते हैं ये अपने आइसोटोप फॉर्म करते हैं या इनके कारण जो भी जीवन में हमारे परिवर्तन होते हैं या जब वायुमंडल में प्रदूषण होता है या ह्यूमन हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है, तब ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, रेडियो एक्टिव अथवा न्यूक्लियर पोल्यूशन में आती हैं। अब यहाँ जानने के पहले हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉजेज हैं जिसके कारण ये प्रदूषण होता है या कारण क्या क्या है इसके। तो पहला जो है, जो न्यूक्लियर प्लांट हमारे लगते हैं, न्यूक्लियर प्लांट जो हमारे लगते हैं इसमें किसी प्रकार से दुर्घटना यदि हो जाती है तब भी बहुत ज़्यादा समस्या आती है, या एक्सरेज वगैरह पे जहाँ काम होता है, एक्सरेज पे अधिक से अधिक काम होता है हॉस्पिटल्स में, तो इसके कारण भी हमारे यहाँ पोल्यूशन होता है। तीसरा जो पोल्यूशन होता है, क्या होता है कि जैसे जो न्यूक्लियर प्लांट हैं उनमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होती हैं, तो वायुमंडल में वो चली जाती हैं छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में। वही पार्टिकल बाद में नीचे आकर के लिथोस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर जो होता है, निचला एरिया जो होता है इसका वायुमंडल का होता है, तो वहाँ आकर के पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स में छोटे छोटे जो फॉल आउट रहते हैं, कण होते हैं, वो चिपक जाते हैं वहाँ। इसके बाद क्या होता है कि वो जो फॉल आउट लीव्स में चिपके हुए हैं, तो जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उन पत्तियों को सबसे पहले वो खाते हैं। उनको जैसे ही वो फूड चेन में आ गया तो उसको क्या है, जैसे हिरण ने मान लीजिए उसको खाया, किसको खाया, फॉल आउट जो पत्तियों में लगा हुआ था, हिरण के माध्यम से वो किस में आ गया, यदि लोगों ने शिकार किया उसका, लोगों ने खाया, लोगों के शरीर में आ गया, फिर पूरी तरीके से ये फूड चेन में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रही रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में रही हैं। तो इसमें हमें ध्यान देने वाली बातें क्या है, कैसे इसको हमें रोकना है। तो पहला है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बहुत ही सावधानी के साथ इनका प्रयोग किया जाए या अन्य विकल्प ढूंढे जाए। जैसे आपके सोलर सिस्टम आपके हो गए, या ज्वार भाटा से टाइड्स जो एनर्जी उत्पन्न होती है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान दें, पवन चक्कियों का इस्तेमाल करके इस एनर्जी को हम कम से कम करें, क्योंकि बहुत ही डेंजरस है। दूसरी बात, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इनमें जो भी वेस्ट पदार्थ निकलता है उनको स्टोर कैसे करेंगे आप। ज़्यादातर जो बड़े देश जो इस पे काम कर रहे हैं, वो छोटे देशों के आसपास ले जा करके वहाँ उसको डंपिंग कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए हमें नए ऊर्जा के सोर्स हमें तलाशने चाहिए। दूसरी बात, जो एक्सरेज वगैरह है इनका सही से हमें यूटिलाइज करना है। जो व्यक्ति इसका जानकार है सही से, वही इसको यूज़ करें। इस प्रकार से यदि काम करते हैं तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को हम अधिक से अधिक इसको हम कम कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे पोल्यूटेंट्स के बारे में, देखेंगे कि जो प्रदूषक होते हैं, जो हमारे वायुमंडल में एटमॉस्फेयर पे जो प्रदूषण फैलाते हैं, तो उनको किस किस प्रकार से उनको वर्गीकरण किया गया है या क्लासीफाई इनको किया गया है। तो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, पहला इनका वर्गीकरण है प्रोडक्शन के, उत्पादन के आधार पर। दूसरा है वो उनका डिग्रेडेशन कैसे होता है, वो नष्ट कैसे होते हैं, तो डिकम्पोजिशन के आधार पर। तीसरा है वो उनके सोर्स क्या है, और चौथा जो है स्टेजेस के आधार पर, कितने स्टेज में उनको डिवाइड किया गया है। पहला जो वर्गीकरण है वो प्रोडक्शन के आधार पर। तो प्रोडक्शन के आधार पर जो पोल्यूटेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। जैसे आपने ईंधन को डाला, किसी भी चीज़ उसमें आग लगा तो डायरेक्ट उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया पोल्यूटेंट्स का। दूसरा होता है जैसे आपका ओजोन गैस होगी, ओजोन गैस डायरेक्ट किसी चीज़ से नहीं निकलती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ही वो O3 बनती है। इसके बाद आपका अमोनिया भी डायरेक्ट किसी चीज़ से नहीं निकलता है, रिएक्शन होने के बाद ही वो बनता है। इसी प्रकार से पैन होता है, PAN, जिसको हम क्या बोलते हैं, परऑक्सी एसिटाल नाइट्रेट बोलते हैं। ये चीज़ भी जो है डायरेक्ट हमारा उत्सर्जित नहीं होता है, द्वितीयक होता है। ऐसे ही बात करते हैं डिग्रेडेशन के आधार पे या कोई चीज़ कैसे नष्ट होती है। तो पहला होता है बायोडिग्रेडेबल, ऐसी चीज़ें जो जैसे आपका छिलका हो किसी चीज़ का हो गया या अन्य कोई सड़ने वाली चीज़ें हो जो हो गई, उनको क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह उस पर काम करके उसको पूरी तरीके से डिग्रेड कर देंगे, पूरी तरह नष्ट कर देंगे, तो ये कहलाता है बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल की यदि आप बात करते हैं, इसमें DDT वगैरह आ जाता है। ऐसे पॉलीथीन जो होती है, पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होती है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब हम बात करते हैं सोर्स के आधार पर। तो ऐसे प्रदूषक
जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, जैसे जंगलों में आग लग जाती है, ऑटोमेटिक लग जाती है बांस वगैरह के जंगल में, तो ये ऑटोमेटिक पैदा होती है, तो नेचुरल ये कॉजेज हो गए प्रदूषक के। दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक या मानव निर्मित जो होते हैं, मानव जो भी प्रदूषण करता है, इंडस्ट्री लगाता है, वो दूसरा सोर्स हो गया। फिर स्टेज के आधार पे बात करते हैं कितने स्टेज में पोल्यूशन होता है। सॉलिड जो कचरा हमारा निकलता है, ये सॉलिड का उदाहरण, ठोस का उदाहरण है। इसका लिक्विड रूप में, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह हो गया, यूरिया वगैरह लिक्विड फॉर्म में सीधे वाटर बॉडी में जाकर के मिल जाती हैं। गैस की बात करते हैं तो कई ऐसे प्रदूषक जैसे O3 वगैरह आपकी होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो रिलीज होता है, ये सारे गैस फॉर्म में रहते हैं। इस प्रकार से जो पोल्यूटेंट्स रहते हैं उनका ये वर्गीकरण हो गया। यहाँ कुछ शब्दावलियां हैं जो आपके वाटर पोल्यूशन या अन्य पोल्यूशन से, प्रदूषण से संबंधित है। तो पहला जो आपका है वो DO है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब होता है कि जो भी जीव जंतु आपके वाटर में है या पानी में आपके हैं, तो उनके रिस्पिरेशन, श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। और द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज यूजफुल फॉर द रिस्पिरेशन ऑफ वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं उसको। फिर हम बात करते हैं BOD की, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वर्ड से क्लियर है कि जो भी बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस आपके पानी में होती है, कौन सी जैव रासायनिक जो क्रिया होती है, उसको करने के लिए जो भी पदार्थ आपके उसमें पानी में आपके हैं जिनको सड़ना है, तो बायोलॉजिकल जो उनका क्या होगा, आपका डिकम्पोजिशन जो आपका होगा, बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगा, उसके लिए जो केवल ऑक्सीजन की मात्रा जरूरत होगी उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस जगह पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आपकी कम होगी, क्योंकि यदि कोई मटेरियल को सड़ने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा यदि ज़्यादा लग रही है तो फिर ऑर्गेनिज्म के लिए लेने के लिए कम पड़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। मछलियाँ मरती भी इसीलिए हैं सॉइल में, जिसमें कचरा बहुत ज़्यादा जिस सॉइल में ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए मछलियाँ मर भी जाती हैं फिशरी में, इसे ध्यान रखना। फिर आपका देखिए COD क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान रखिएगा, कोई भी जो केमिकल प्रोसेस आपके सॉइल में आपके होगी, किसी चीज़ को सड़ने के लिए, कोई चीज़ खत्म यदि हो रही है आपको, तो जो भी चीज़ें चाहे वो घुलनशील हो चाहे अघुलनशील चीज़ें हों पानी में, तो उनको केमिकल डिकम्पोजिशन के लिए जो भी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है केमिकल प्रोसेस के लिए, वो सारी कहलाती है COD कहलाती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मोस्ट इसको बोलते हैं MPN। मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ आपके पानी में हैं, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई या कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो गए, तो इनकी संख्या कितनी है आपके सॉइल में, इसको काउंट करने के लिए, पता करने के लिए हम यूज करते हैं जो आपका ये है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, MPN टेक्निक यूज करते हैं। फिर बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है कि प्लांट्स वगैरह, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको आप यदि यूज करते हैं तो सॉइल में उपस्थित आपके हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। कई ऐसे प्लांट्स हैं या कई ऐसी क्रॉप वेराइटीज़ हैं, इनको उस पानी में लगे हैवी मेटल्स में, तो हैवी मेटल्स को भी वो रिमूव कर देते हैं। फिर आपका है बायो स्पार्जिंग। बायो स्पार्जिंग का मतलब होता है कि भूमिगत जो आपका जल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को हम बढ़ाते हैं, तो वो किस श्रेणी में आता है, बायो स्पार्जिन हो गया। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपकी हो गई वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण से रिलेटेड टॉपिक से। अब कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हो गया एरोसॉल। एक चीज होता है एरोसॉल का मतलब होता है कि जो भी धूल पार्टिकल हो गए या धुंध आपका हो गया, ये सारे मिलकर के एक प्रकार का कृत्रिम बादल जो है एक आवरण बना लेते हैं, वो एरोसॉल कहलाता है। जब एक प्रकार का आवरण आपके ट्रोपोस्फेयर में जब बन जाता है, उसके कारण जो भी सूरज की किरणें आती हैं, तो सूरज की किरणें तो सीधे आ जाती हैं लेकिन वो दोबारा रिटर्न नहीं हो पाती, ओपेक माध्यम बन जाता है, जिसके कारण ग्लोबल कूलिंग की समस्या आ जाती है, तो इससे ठंड बढ़ने के चांस रहते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्लाई ऐश का मतलब क्या होता है। फ्लाई ऐश जो होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं जो सीमेंट फैक्ट्री वगैरह से निकलते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल हमारे आंखों में पड़ते हैं और श्वास के लिए बहुत ही हानिकारक रहते हैं। जो कोल माइंस होती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा फ्लाई ऐश वहाँ होती है। अब बात करते हैं जो हमारा धान का खेत होता है वहाँ से मेथेन गैस निकलती। कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस। और जो भी पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं, अपने खाने को जो पचाने के लिए जुगाली करते हैं, उनसे भी मेथेन गैस निकलती है। फिर हम बात करते हैं 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइलिन आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड हुआ था, ये पूछ सकता है। 2 से 3 दिसंबर 1984 को। उस टाइम पे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जब ये गैस
स्ट्रेटजी हुई थी, याद रखना आपको। इसके बाद आपका है पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है? तो पार्टिकुलेट मतलब का होता है कि 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास के जो डायमीटर के पार्टिकल होते हैं, जो हमारी आंखों में पड़ते हैं और रिस्पिरेशन को भी हानिकारक करते हैं, श्वसन को भी प्रभावित करते हैं, तो पार्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर का, खासकर मुरैना और भिंड का जो ये बेल्ट है, यहाँ क्या आपका होता है, सबसे ज्यादा बीहड़ पाए जाते हैं, रेवाइंस पाए जाते हैं, बीहड़ पाए जाते हैं, जो मृदा अपरदन का, सॉइल इरोजन का बहुत बड़ा भाग है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ये रहा बेसिक आपके पोल्यूशन। दोस्तों अब हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं हम इसको खत्म करते हैं। और आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा ये हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, और हमारे इमिनेंट इंस्टीट्यूट से आप जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन को भी दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।